चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम क्या है? डाटा एनालिटिक्स। एक क्विक रिवीजन पहले कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया है और कैसे ये चैप्टर इन सब से रिलेट करता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हम लोगों ने अपनी कहानी शुरू की, हम लोगों ने अपनी दास्तान शुरू की और हम लोगों ने डाटा के वर्ड को अंडरस्टैंड किया कि ये डाटा होता क्या है। और हम लोगों ने ये डिफाइन किया था कि डाटा बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको हम प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिससे हमें मिलती हैं बिजनेस इंसाइट्स एंड इसकी बेसिस पे हम बनाते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक, यही बात पड़ी थी। ओके, देन वी गेट टू नो कि भाई ये जो डाटा है ये कितनी टाइप्स का होता है। तो आपने मुझे बताया, बल्कि मैंने आपको बताया, ये हम दोनों ने आपस में मिल के बताया कि डाटा होता है एक क्वालिटेटिव नेचर का और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव नेचर का। फिर क्वालिटेटिव में हमने दो बातें पढ़ी। हम लोगों ने क्या पढ़ा? नहीं, टाइप्स कौन सी थी? दो। एक नॉमिनल था और यहाँ पे दूसरा ऑर्डिनल था। इसी तरह क्वांटिटेटिव के अंदर भी दो बातें पढ़ी। एक हमने डिस्क्रीट पढ़ा और एक हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा। तो अगर मैं क्वालिटेटिव के वर्ड को डिफाइन करूं तो क्वालिटेटिव का वर्ड मुझे क्या बता रहा था कि ये इंफॉर्मेशन है नॉन न्यूमेरिकल और ये इंफॉर्मेशन थी न्यूमेरिकल जिसमें नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा था। फिर नॉमिनल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें किसी भी तरह की रैंकिंग या कैटेगरी नहीं है। नो कैटेगरी, नो रैंकिंग। मगर ऑर्डिनल में देयर इज कैटेगरी, देयर इज सम काइंड ऑफ रैंकिंग। डिस्क्रीट में हम लोगों ने पढ़ा ये वो डाटा है जो कि होल नंबर्स में होता है, ये डेसिमल में नहीं होता। और कंटिन्यूस में ये पढ़ा कि ये डाटा डेसिमल्स के अंदर फ्लो करता है। यही पढ़ा अभी तक? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने सबक हासिल किया कि डाटा हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ डाटा, मुझे आप लोगों ने ये बताया कि सर डाटा एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। और आप लोगों ने मुझे ये भी बताया कि सर एक और कैटेगरी बन सकती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी और ये होती है सेकेंडरी। यही पढ़ा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? जो कि आपका फर्स्ट हैंड यूज़ हो रहा हो। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? जो कि एक बंदे ने निकाला हो और उसको कोई और यूज़ करे। इंटरनल डाटा कौन सा होता है? जो कि आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम से डेवलप हो रहा हो। और एक्सटर्नल जो कि आप आउटसाइड द एंटिटी हासिल कर रहे हैं। जो कि आप आउटसाइड द एंटिटी हासिल कर रहे हैं। डन। देन हम लोगों ने बात की थी कि भाई ये डाटा हमारे लिए क्या यूज़ केस रखता है। ये डाटा हमारे लिए क्या यूज़ केस रखता है, हम इसको कैसे कैसे इस्तेमाल
कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम लोगों ने एक और बात भी तो पढ़ी थी, हमने इस डाटा की डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी। हमने इस डाटा की डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर भी बात की है, और हम लोगों ने कहा था कि ये 3 तरीके की होती हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ये वो डाटा है जो कि टैबुलर फॉर्म में है, ये वो डाटा है जो कि फ्री फ्लोइंग है, और ये दोनों का क्या है, मिक्सचर। इसकी एग्जांपल में हम लोगों ने बात की थी एक्सेल के ऊपर मेंटेन डाटा, यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी वीडियोस, ऑडियोस, पिक्चर्स एट्सेट्रा, और यहाँ पे हम लोगों ने जेसन की, जीमेल की ये बात की थी। वेबसाइट्स यहाँ पे क्लासिफाई हो जाती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट कि ये डाटा हर इदारे के लिए कितना यूज़फुल है, कैसे एक इदारा इस डाटा को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूज़ केस देखा। और यूज़ केस भी नॉर्मली किताब ने 3 बातें ज़्यादा की हुई हैं। एक, फाइनेंस सेक्टर में इसका यूज़ केस क्या है, हेल्थ केयर में इसका यूज़ केस क्या है, और रिटेल साइड पे इसका यूज़ केस क्या है। देन हम लोगों ने कहा कि जब हम लोगों ने छोटे लेवल के ऊपर डाटा को समझ लिया तो फिर हम लोग क्या समझ सकते हैं, बिग डाटा। तो जब हम लोग बिग डाटा को समझने के लिए पहुंचे, जब हम लोग बिग डाटा की अंडरस्टैंडिंग के लिए कराची पहुंचे, तो पता ये चला कि बिग डाटा में कितने वीज होते हैं, 5 वीज होते हैं। पहला वी कौन सा होता है, वॉल्यूम का। दूसरा वी वेलोसिटी, तीसरा वी वेरासिटी, उसके बाद वेराइटी, अच्छा ये आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, और पांचवा है वैल्यू, पांचवा है वैल्यू। फिर जब हम लोगों ने बिग डाटा के वर्ड को अंडरस्टैंड कर लिया, देन वी थॉट कि यार ये बिग डाटा हमें कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है, और इसके अगेंस्ट हमें क्या क्या मसले भी दरपेश हो सकते हैं। तो वॉल्यूम से क्या मुराद था कि ये डाटा का क्वांटम क्या है, कम के ज़्यादा, कम के ज़्यादा, ज़्यादा। तो ये इनॉर्मस डाटा है, ये डाटा हर वक्त आ रहा है, इसकी स्पीड क्या है, हाई है, ये हर वक्त आ रहा है। वैरायटी, इसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड भी है, और इसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। वेरासिटी ये था कि इसमें कुछ डाटा एक्यूरेट होगा और कुछ डाटा एक्यूरेट नहीं होगा, और ये डाटा हमें अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड कर सकता है, वैल्यू। मगर ये वैल्यू उस वक्त प्रोवाइड करेगा जब ये डाटा एक प्रोसेस से गुजरा हो। ये वैल्यू उस वक्त प्रोवाइड करेगा जब इसके ऊपर एक प्रोसेस इस्तेमाल हुआ हो, और उस प्रोसेस को कहते हैं डाटा एनालिटिक्स। उसको क्या कहते हैं, डाटा एनालिटिक्स। जहां मैंने पेन ड्रॉप करना था उसने स्लाइड ही बंद कर दी। डाटा एनालिटिक्स, कोई बात नहीं, आप भी तो हैं। डाटा एनालिटिक्स या एनालिसिस। हाँ, हमने बिग डाटा में ये भी पढ़ा था कि कुछ चैलेंजेस हैं। कौन कौन से थे चैलेंजेस? मसले क्या क्या हैं, मसले क्या क्या हैं? सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, साइज में कंसर्न था, वेरासिटी की वजह से ये एक्यूरेट नहीं था, कंसिस्टेंट नहीं है इसका फॉर्मेट, टाइम अच्छा खासा लगता है। डिसीजन मेकिंग करने में उस वक्त मसला आएगा जब तक इसको प्रॉपर से एनालाइज ना किया हो।
तो ये सारी डॉट्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो हम अल्टीमेटली लैंड करते हैं चैप्टर नंबर 3 पे लैंड कर देते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास कुछ पुरानी बातें मौजूद हैं, तो अब हमें ये चैप्टर समझने में ज़्यादा मसला नहीं आने वाला। अच्छा जी, अब बेसिकली डेटा एनालिटिक्स है क्या, इसमें ना मैं लिखूंगा ज़रा ज़्यादा, तो आपने फोकस रखना। डेटा एनालिटिक्स है क्या, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिकली ये एक स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस है। ये क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें एक साइकिल हम लोग डाटा की क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक साइकिल क्रिएट करते हैं। उस साइकिल का जो सबसे पहला स्टेप है, एक सेकेंड, टेक लग जाएगी इसको। हाँ जी, जिसका सबसे पहला स्टेप है वो कहलाता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन, डेटा को हासिल करना, डेटा को हासिल करना। अब जरा मुझे बताएं, क्या हमने इस कलेक्शन के वर्ड के ऊपर कभी बात की है? कब बात की थी? चैप्टर 1 में भी की है, चैप्टर 4 में भी की है। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, सोर्सेस ऑफ डाटा। क्या पढ़ा था? सोर्सेज ऑफ डाटा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डाटा इंटरनल सोर्सेज से भी आता है, डाटा एक्सटर्नल सोर्स से भी हम हासिल करते हैं। तो डाटा चाहे नॉर्मल डाटा हो या डाटा चाहे बिग डाटा हो, हमें डिफरेंट फॉर्म से कलेक्ट होता रहता है। तो किसी चीज का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उसका डाटा होगा तो ही हम उसको एनालाइज करेंगे ना। तो स्टेप 1 क्या है? डाटा कलेक्शन। स्टेप 1 इज डाटा कलेक्शन। अच्छा, अब जब ये डाटा आपके पास आ रहा है तो कुछ डाटा प्राइमरी सोर्स से आ रहा होगा और कुछ डाटा आपके पास कहां से आ रहा होगा? सेकेंडरी सोर्सेज से आ रहा होगा। मुझे कुछ एग्जांपल्स दें। मुझे बताइए, सर्वेस क्या एक सोर्स है? प्राइमरी है, ठीक है। मुझे बताइए, डेटाबेस इटसेल्फ एक सोर्स है? बिल्कुल है। एक्सेल एक सोर्स है? बिल्कुल है। वेब पेजेस एक सोर्स है? टेम्परेचर भी एक डाटा है? इंटरनल है कि एक्सटर्नल? डिपेंड करता है कि आप मौसम का टेम्परेचर काउंट कर रहे हैं या आप इदारे में किसी मशीन का टेम्परेचर काउंट कर रहे हैं। अगर किसी मशीन का टेम्परेचर काउंट कर रहे हैं तो इंटरनल है, बाहर का कर रहे हैं तो एक्सटर्नल है। अच्छा, वेब स्क्रैपिंग याद है? वेब स्क्रैपिंग क्या होती थी? वेबसाइट से डाटा हम हासिल करते थे। तो डिफरेंट तरीकों से अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। IoT सेंसर्स याद है? यहाँ से भी डाटा हासिल करते थे। तो जितनी कलेक्शन वाली बातें, जितनी सोर्सेज वाली बातें चैप्टर 1 में लिखी हुई हैं एंड चैप्टर 4 में लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? डाटा कलेक्शन। दूसरा स्टेप मेरे पास आता है, अब ये जो कि डाटा मेरे पास आ गया है, अब ये डाटा मेरे पास कलेक्ट हो गया। मैंने फर्ज करें ये डाटा, इस तरह का डाटा कलेक्ट कर लिया, ये डाटा मेरे पास आ गया। मगर आपको नहीं लगता कि ये डाटा भी खराब सा है ना? खराब सा ही है ना, अरेंज नहीं है। हो सकता है कि इसमें इंफॉर्मेशन कुछ सही हो, कुछ गलत हो। वेरासिटी क्या होती थी? कि कुछ चीजें एक्यूरेट होंगी, कुछ एक्यूरेट नहीं होंगी। हो सकता है कि मुझे अगर इस फाइल में सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा चाहिए
बट देयर इज अ चांस कि जब मैं डाटा हासिल कर रहा हूँ तो शायद इसमें FAR 1 का डाटा आ गया हो, लॉ का डाटा आ गया हो, टैक्स का डाटा आ गया हो, CWeb का डाटा आ गया हो। तो मुझे अब क्या करना है, आप लोग बताएं। कलेक्ट तो मैंने कर लिया, इसको अब मुझे क्या करना है, साफ करना है, साफ करना है। उसको हम क्या कहेंगे, डाटा क्लीनिंग। क्या कहेंगे, डाटा क्लीनिंग। कभी आपने सब्जी वाले को देखा है, वो सुबह सुबह सब्जी मंडी से सब्जी लेके आता है, कलेक्ट करता है, मगर जब वो अपनी दुकान पे आता है तो वो फिर उस सब्जी को डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज कर रहा होता है। जो साफ सब्जी है उसको अलग करता है, जो खराब सब्जी है उसको अलग करता है। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, डाटा को क्लीन कर रहा है, डाटा को साफ कर रहा है। क्योंकि जब तक आपका डाटा क्लीन नहीं होगा, जब तक आपका डाटा क्लीन नहीं होगा, आप अच्छे लेवल की डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। सो स्टेप 1 इज डाटा कलेक्शन, हासिल कर लिया। स्टेप 2 इज डाटा क्लीनिंग। अच्छा, अब इसमें क्या क्या वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, data cleaning can be removing duplicates, removing duplicates, keeping same formatted data, यानी कि उस तरह का डाटा रखा जाए जिसका फॉर्मेट क्या है, सेम। क्योंकि हम इंसानों को तो पता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम में से कुछ डेट लिखते हैं ऐसे 5/10/2025, एक तरीका ये है। एक तरीका ये भी है 5 अक्टूबर 2025। एक तरीका ये भी है 10/5/2025। तो इंसान डिफरेंट तरीकों से डाटा लिखता है। हर डिपार्टमेंट का डाटा लिखने का तरीका फर्क हो सकता है, हर डिपार्टमेंट का डाटा लिखने का तरीका फर्क हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ये इंश्योर करना है कि क्लीन करते हुए जो भी डाटा हमें चाहिए वो सेम फॉर्मेट पे हो। अगर वो सेम फॉर्मेट पे नहीं होगा तो हम सही से उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हम उसको सही से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो डाटा क्लीनिंग हो गई। फिर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी ख़त्म किया जा सकता है। ये दिखने में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मगर जितना साफ डाटा होगा, जितना साफ डाटा होगा उतना ही क्या होगा, डाटा एक्यूरेट होगा और उतनी ही अच्छी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी। अच्छा, अब आ जाए स्टेप 3 पे। स्टेप 3, अभी तक हम कहाँ पे पहुंचे, डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा को साफ कर लिया। तीसरा है डाटा को एक्सप्लोर करना। नहीं, ये क्लीनिंग है, मतलब एक ही है, मगर किताब कभी क्लींजिंग का वर्ड यूज करती है, कभी क्लीनिंग का वर्ड यूज करती है। तीसरा स्टेप क्या है, डाटा को एक्सप्लोर करना, डाटा को समझना, टू अंडरस्टैंड डाटा, टू अंडरस्टैंड डाटा, कि ये जो डाटा डाटा हम कर रहे हैं इसमें अब है क्या जिसको मुझे एनालाइज करना। तो फर्स्ट स्टेप कलेक्शन। आपकी वालदा बाज़ार जाती हैं, सब्जियां ले आती हैं, डिफरेंट सब्जियां कलेक्ट कर ली। स्टेप 2, घर आई, देखा कि कौन सी सब्जी साफ़ है, कौन सी साफ़ नहीं है। अब वो सोच रही हैं कि पकाना क्या, क्या क्या उन सब्जियों से पकाया जा सकता है। दिस इज डाटा एक्सप्लोर, दिस इज डाटा एक्सप्लोर। तो एक्सप्लोरेशन कैसे होती है, थ्रू ग्राफ्स, थ्रू ग्राफ्स, थ्रू सम स्टैट्स, थ्रू सम formulas
यानी कि आप अब क्या कर रहे हो, डिफरेंट तरीकों से उस डाटा को ऊपर नीचे दाएं बाएं से समझने की कोशिश कर रहे हो कि उसमें है क्या, डिफरेंट ट्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट ट्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। जब आप डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में अरेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा और क्या चीज़ कम है। चौथा स्टेप होता है डाटा मॉडलिंग। चौथा स्टेप होता है डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग यानी कि अब हम यहां पे इसके डिफरेंट वर्जन्स बनाएंगे, डिफरेंट मॉडल्स बनाएंगे या डिफरेंट थेरीज निकालेंगे उसको यूज करते हुए। किसको यूज करते हुए? डाटा कलेक्शन वाले डाटा को, डाटा जो साफ हो गया है उसको, या डाटा एक्सप्लोर करने के बाद उसको? डाटा एक्सप्लोर करने के बाद जो हमारे पास एनालिसिस आया है, अब हमने उसको यूज करना है और उसको यूज करते हुए क्या बनाने हैं? डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स बनाने हैं। तो कुछ बेसिक मॉडल्स मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने शायद पढ़े भी हों क्यूएम में। एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस, पढ़ा? रिग्रेशन एनालिसिस, क्लासिफिकेशंस, क्लासिफिकेशंस जैसे आप कह लें कि कितना कस्टमर मेरा लॉयल है और कितना कस्टमर मेरा लॉयल नहीं है। फिर आप कह दें कि मेरा कस्टमर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, उसकी क्लस्टरेशन कैसी है। मेरा कस्टमर पंजाब में ज़्यादा पाया जाता है, कराची में ज़्यादा पाया जाता है, फिर पंजाब में किस शहर में ज़्यादा पाया जाता है। फिर पंजाब वालों के लिए शायद आपकी ऑफ़र कुछ और हो और कराची वालों के लिए ऑफ़र कुछ और हो, अमीरों के लिए ऑफ़र कुछ और हो, गरीबों के लिए ऑफ़र कुछ और हो। तो ये डाटा मॉडलिंग है। देन पांचवा स्टेप आता है हमारे पास, अब इन सबको डिटेल में करते हैं। पांचवा स्टेप हमारे पास आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट्स जनरेशन। इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट्स जनरेशन। जितना हमें रिजल्ट इस मॉडलिंग से आया, अब ने फर्ज करें हमने डाटा मॉडलिंग की तो हमारे पास तीन मॉडल्स आ गए, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब हमने इंटरप्रेट करना है कि हमारे लिए बेहतर कौन सा है, ए बेहतर है, बी बेहतर है कि सी बेहतर। तो जो डाटा हमें डाटा मॉडलिंग से मिला है, अब हमने देखना है कि हमारे लिए सही मॉडल क्या है, हमारी कंपनी को किस मॉडल से ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। जो मॉडल फर्ज करें डिसाइड हो गया, फर्ज करें मॉडल बी हम लोगों ने फाइनल किया, तो अब कंपनी ने इस मॉडल को सामने रखते हुए इस मॉडल के हवाले से क्या करनी है? डिसीजन मेकिंग। क्या करनी है? डिसीजन मेकिंग। एंड एट द वेरी एंड जो भी फैसला कंपनी करेगी, जो भी फैसला वो लोग करेंगे, उसको बाद में क्या किया जाएगा? मॉनिटर किया जाएगा। उसको बाद में क्या किया जाएगा? मॉनिटर किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या हम इसको फ्यूचर में ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं या नहीं, या फ्यूचर में इसमें कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स करनी है या नहीं। तो लास्ट इज ऑलवेज मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो स्टेप वन क्या था, जरा मुझे बताएंगे प्लीज? स्टेप वन इज डाटा कलेक्शन, स्टेप टू इज डाटा क्लीनिंग, स्टेप थ्री इज डाटा exploration, step 4 is data modeling, step 5 is data interpretation, step 5 is decision, and then the last is monitoring. So collection, cleaning, exploration, modeling, आगे क्या था? इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट्स, उसके बाद छठा क्या है? डिसीजन मेकिंग, और सातवां मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन।
एक काम करते हैं, इन सारे केसेस में अब आपकी एक छोटी सी मिसाल लेके चलता है। आ जाए, डेटा एनालिटिक्स साइकिल। अभी साइकिल काम कैसे करेगी? सर स्टेप 1 क्या था? डाटा कलेक्शन। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ कि हमने डाटा गैदर किया है रेलेवेंट, एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। हमारे नज़दीक तो अभी तक यही है, थ्रू डिफरेंट databases, surveys और sensors। ये डाटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड एंड इट कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड। हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी डाल दें। ठीक, इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड एंड कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है सीए का, वो चाहता है, उसका ये एम है कि वो अपने गैफ के पेपर एज अर्ली एज पॉसिबल पास करे। अब उसके लिए उसने एडमिशन ले लिया ग्रुप ए के 3 पेपरों में। तो डे 1 पे जब हर टीचर अपनी अपनी ओरिएंटेशन करवा रहा होगा, तो बेसिकली वो बच्चा घर जाके प्लान आउट करेगा कि यार कितने सब्जेक्ट्स मैंने उठाए हैं, कितने घंटों की क्लासेस हैं, किताबें कितनी मोटी हैं, फिर क्या कुछ किताबों का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अवेलेबल है, कितना प्रैक्टिस मटेरियल है, कितने चैप्टर्स हैं। तो वो बेचारा डे 1 पे डाटा कलेक्ट ही करता रह जाता, और थ्रू आउट द सेशन वो डेली बेस पे टीचर उसको नोट्स दे रहा है, हैंड आउट्स दे रहा है, तो वो डाटा क्या कर रहा है, अपने पास कलेक्ट कर रहा है। फिर सिर्फ इतना नहीं, वो ये देखता है कि अगर मुझे पेपर्स को पास करना है तो मुझे कितनी नींद चाहिए, मुझे कितनी नींद चाहिए, कितना प्लेइंग टाइम चाहिए। क्या 7 घंटे की नींद अच्छी है, 8 घंटे की नींद अच्छी है 3 पेपरों के साथ? फिर क्लासेस का कितना टाइम है, फिर क्या वो क्लासेस मुझे रिकॉर्डेड मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, फिर क्लासेस 5 डेज अ वीक हैं या 6 डेज अ वीक हैं। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। इन शॉर्ट वो हासिल क्या कर रहा है? डाटा हासिल क्या कर रहा है? डाटा हासिल कर रहा है। वो डाटा को कलेक्ट कर रहा है, जमा कर रहा है और अपना रिकॉर्ड बना रहा है। स्टेप 2, अब डाटा आ गया, अब हम उसको क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, बार्स को लग कर दिया। पहले डाटा क्या था? मिक्स हालत में था, ये देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल चीज़ें जा रही थी। उसने क्लीन करके जो सिमिलर पैटर्न्स थे उसको अलग अलग कर दिया। दैट इज कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। क्लिनजिंग एंड स्क्रबिंग, यानी कि जो खवातीन करती हैं, क्लिनजिंग एंड स्क्रबिंग डाटा टू रिमूव, क्या क्या चीज़ें हम लोग रिमूव करते हैं? इनकन्सिस्टेंसीज को रिमूव करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करते हैं, एरर्स को रिमूव करते हैं, और इंश्योर करते हैं क्या? एक्यूरेसी। इंश्योर करते हैं क्या? एक्यूरेसी। क्योंकि जब तक डाटा एक्यूरेट नहीं होगा, रेलेवेंट नहीं होगा, टाइमली अवेलेबल नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, तो हम उससे सही मायनों में आउटकम्स डेवलप नहीं कर सकते। तो वो जो बच्चा है जो उसने इंफॉर्मेशन हासिल की थी, वो डाटा अभी सारा क्या कर रहा था? कलेक्ट कर रहा था। वो घर बैठा तो उसने एक एक्सेल की फाइल खोली और उसमें लिखा नंबर ऑफ डेज कितने हैं मेरे पास तैयारी करने को, सब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास तैयारी करने को, फिर कौन सा टीचर जो है वो नोट्स दे रहा है, किसकी किताब है किसकी नहीं है, मुझे कितने दिन पढ़ना है, मुझे क्या क्या काम करना है। जो जो इररेलेवेंट बातें थी, जैसे मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना, एक इररेलेवेंट बात है, सीए में दोस्त तो नहीं होते, दुश्मन होते हैं। तो वो सारी जो इररेलेवेंट बातें थी उसने उठा के बाहर फेंक दी कि मेरे से सिर्फ वो चीज़ें ताल्लुक़ रखेंगी जो क्या है? रेलेवेंट। जो क्या है? रेलेवेंट। जितनी भी खराबियां थी, मिसिंग वैल्यूज़ थी, इनकरेक्ट वैल्यूज़ थी, एरर्स थे, वो सारे के सारे हमने साइड पे कर दिए। जैसे आपने कभी देखा हो, कभी मुर्गी ली है, चिकन लिया कभी, तो वो पहले क्या करता है? पहले मुर्गी ज़िबा करता है, फिर ज़िबा करने के बाद जब वो मुर्गी को काटता है, काटने और ज़िबा करने के बीच में काम करता है सफाई। वो चर्बी शर्बी जो भी होती है वो सारा रिमूव करता है, डाटा को क्लीन करता है। क्लीन हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है?
डाटा को एक्सप्लोर। और ये डाटा हम कौन सा यूज कर रहे हैं, किस डाटा को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं? जो डाटा अब हमारे पास क्लीन्ड पड़ा हुआ है। अब वो मुर्गी घर आ गई, अब आपकी अम्मी एक्सप्लोर कर रही है कि मैं उससे कढ़ाई बनाऊं, मैं उससे बिरयानी बनाऊं, मैं उससे पुलाव बनाऊं, या मैं उससे निहारी बनाऊं। डिफरेंट ख्यालात दिमाग में आ रहे हैं। तो जो डाटा एक्सप्लोरेशन है वो आप करते हैं थ्रू योर स्टैट्स, थ्रू योर स्टैटिस्टिकल नॉलेजेस। आप डिफरेंट बार्स बनाएंगे, डिफरेंट पैटर्न्स बनाएंगे, डिफरेंट फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ मेरे हक में जा रही है, क्या चीज़ मेरे हक में जा रही। देन यू विल क्रिएट सम डाटा मॉडल्स। यानी कि इस तरह की एक्सप्लोरेशन की बेस पे आप ये फैसला करते हैं कि यार मेरे हक में 3 चीज़ें जा रही हैं, तो वो 3 चीज़ें कहाँ पे आ जाएंगी फिर? डाटा मॉडलिंग। आप क्लासिफाई कर लेंगे डिफरेंट मॉडल्स को कि मैं अब कौन से मॉडल पे चल सकता हूँ। जैसे वो बच्चा कहता है कि यार मैं 2 क्लासें फिजिकल ले लूँ, एक ऑनलाइन ले लूँ, एक ये मॉडल। दूसरा मॉडल ये है कि मैं तीनों ही फिजिकल ले लूँ। तीसरा मॉडल ये है कि मैं तीनों ही ऑनलाइन ले लूँ। चौथा मॉडल ये है कि मैं एक फिजिकल लूँ और 2 ऑनलाइन ले लूँ। पांचवा मॉडल ये है कि मैं सारी ही ऑनलाइन ले लूँ। छठा मॉडल ये है कि मैं कुछ भी ना लूँ, सीए छोड़ दूँ। तो उसने ये डिफरेंट क्या बना ली है? मॉडल्स बना ली। डिफरेंट क्या बना ली है? मॉडल्स बना लिए। और फिर वो देखेगा कि हर मॉडल जो उसने बनाया है उसमें क्या क्या उसके फायदे और क्या क्या उसके नुकसान। तो वो हर मॉडल को क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, उसको मीनिंगफुल एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट्स में कन्वर्ट करेगा कि अगर मैं ये पे करूं तो क्या होगा, ये पे करूं तो क्या होगा, ये पे करूं तो क्या होगा, और ये पे करूं तो क्या होगा। जैसे आपकी अम्मी कहें कि अगर मैं कढ़ाई बनाऊं तो मेरा इतना खर्चा होगा, बिरयानी बनाऊं तो इतना खर्चा होगा, पुलाव बनाऊं तो इतना खर्चा होगा। पुलाव कम टाइम में बन जाएगा, बिरयानी पे टाइम लगेगा ज़्यादा, कढ़ाई पे टाइम लगेगा और ज़्यादा। अब ये हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। वंस यू डन विद दिस, तो आप किस फेज में आते हैं? डिसीजन मेकिंग फेज में आते हैं कि अब आपने कौन सा मॉडल चूज करना है। आपने कौन सा मॉडल चूज करना है? आपने लेफ्ट जाना है कि आपने राइट जाना है? आपने पैसों की तरफ जाना है या आपने सर्विस की तरफ जाना है? तो यूजिंग द जनरेटेड इनसाइट्स जो कि आपने पीछे हासिल की हैं, अब आप क्या बनाते हैं? एक्शनेबल स्टेप्स लेते हैं, स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हैं, एंड द लास्ट इज जो भी आप फैसला करेंगे सब्सिक्वेंटली आप ही उसके लिए क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे। आपने फिर उसको बाकायदा मॉनिटर करना है कि मेरा जो लिया हुआ फैसला है वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है। और क्या ये ज़िंदगी में एक ही दफ़ा करना? नहीं, ये डाटा तो कंटिन्यूस आपके पास आ रहा है, हर साल आपके पास आ रहा है। भाई वो बच्चा 3 पेपर दे के बस ख़त्म हो जाएगा उसका सीए? नहीं ना। अम्मी ने जो खाना पकाना एक दफ़ा बनाना है? नहीं। तो ये रिपीटेड नेचर की वर्किंग है जो कि हर सेशन के स्टार्ट में आप लोग करते हैं। चलो मैं आपको एक अपना केस देता हूँ। मुझे पता है कि ICAP ने कितने चैप्टर्स रखे हुए हैं, 17। ये डाटा मैंने क्या किया? कलेक्ट। फिर मैंने अब क्या करना? साफ। मैंने ये देखना है, नहीं चलो दोबारा से बताता हूँ। डाटा कलेक्शन में मैंने जब ICAP का इंडेक्स देखा तो पता चला कि 21 चैप्टर, 17 चैप्टर्स हैं और 4 क्या हैं? एनेक्चर्स हैं। ये डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। मैंने कहा यार अब मुझे क्या करना है इसको क्लीन। तो मैंने कहा 17 तो क्या है? चैप्टर्स हैं। ये जो 4 एनेक्चर्स हैं ना, अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ? साइड पे रख रहा हूँ। अभी इसमें मैं टेंशन नहीं लूंगा, इसका वजन कैरी नहीं करूंगा। तो 21 में से कितने रह गए? 17। अब हमने क्या करना है? एक्सप्लोर। अब मैंने देखा कि यार 17 चैप्टर्स हैं, तो 17 को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो उसकी 3 क्या बना ली? ग्रिड्स। डाटा वाले 6 अलग कर दिए, सिस्टम वाले 7 अलग कर दिए और रिस्क वाले 4 अलग कर दिए। तो ये ग्रिड्स बन गई हैं, एक तरह का ग्राफ बन गया कि ये 6 अलग है, ये 4 अलग है और ये 7 अलग है। फिर हर ग्रिड की क्या आपको मिलती है? वेटेज। ये 30 से 35 नंबर का है, ये 25 से 30 नंबर का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्सप्लोर हो गया।
देन मैंने क्या बनाया, मॉडल। पहला मॉडल ये है कि मैं बच्चों को पहले डाटा करवाऊँ, फिर सिस्टम करवाऊँ और फिर रिस्क करवाऊँ। एक मॉडल ये। दूसरा मॉडल ये है कि मैं पहले डाटा करवाऊँ, फिर रिस्क करवाऊँ और फिर सिस्टम करवाऊँ। तीसरा मॉडल ये है कि मैं उल्टा चलूँ, पहले रिस्क करवा लूँ, फिर मॉडल कराऊँ और फिर डाटा कराऊँ। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, डिफरेंट मॉडल्स। फिर मैं देखूंगा कि किस मॉडल के ऊपर बच्चों का सिलेबस जल्दी कवर होगा, किस मॉडल के ऊपर अगर मैं चलूं तो बच्चों को समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी, उनको ज़्यादा अच्छी क्या मिलेंगी, इनसाइट्स मिलेंगे उस सिलेबस के ऊपर। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं पहले ग्रेड ए करवाऊंगा। और ग्रेड ए में कितने चैप्टर्स हैं, 6। फिर जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने ग्रेड ए पहले करवानी है, तो अब मुझे उस ग्रेड ए में देखना है। अब मैं वापस जाऊंगा पीछे और ग्रेड ए का अलग से बनाऊंगा क्या, मॉडल। उसमें मैं ये देखूंगा कि यार मैं 1 2 3 4 5 6 चलूं, 1 के बाद 3 कराऊं, फिर 4 कराऊं, फिर 2 कराऊं, फिर 5 कराऊं, फिर 6 कराऊं, या 1 के बाद 4 3 कराऊं। कहाँ पे टाइम मेरा कम कंज्यूम होगा और बच्चों को ज़्यादा जल्दी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये भी क्या है, डाटा मॉडलिंग। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं पहले चैप्टर 1 कराऊंगा, फिर 4 कराऊंगा और फिर 3 कराऊंगा। ऐसा ही हो रहा है। एंड देन अल्टीमेटली मैं ही क्या हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब मैं इसको साथ साथ क्या कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, डेली बेस पे ट्रैक कर रहा हूँ कि कितना सिलेबस कवर होता जा रहा है, और देख रहा हूँ कि क्या मैं इसको मज़ीद ऑप्टिमाइज, मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो दिस इज डाटा ऑप्टिमाइजेशन। तो ये पूरा डाटा का साइकिल है। स्टेप 1 क्या है, डाटा कलेक्शन। स्टेप 2 क्या है, डाटा क्लीनिंग। स्टेप 3 क्या है, डाटा एक्सप्लोरेशन। स्टेप 4 क्या है, मॉडलिंग। स्टेप 5 क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन। स्टेप 6 क्या है, डिसीजन मेकिंग। और स्टेप 7 क्या है, मॉनिटरिंग। डन, सारी बातें क्लियर। आपको ना मैं ग्रुप में ना एक और केस भेजूंगा, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है बिरयानी के साथ। एक बिरयानी वाला मैंने किया, और मैंने उस बिरयानी वाले को जहन में रख के ये पूरा चार्ट बनाया हुआ कि एक बंदा उसने हायर किया कि और आगे मुझे बताओ कि मेरी बिरयानी कब कब ज़्यादा बिकती है और कब कब कम बिकती है। उस बेचारे को लॉस हो रहा था। उसका नाम मैंने रखा हुआ है रिजवान फूड्स। तो वो मैं ग्रुप में किसी भी टाइम सेंड कर दूंगा आजकल में, वो एक दफ़ा सुन लीजिएगा बस। हाँ, तो हम चैप्टर 3 में, तुम 1 में क्या लेने गए हुए हो। नहीं, अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, अब 3 में रहो। ये ओके, साइकिल ओके, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है, स्टेजेस। अच्छा, अक्सर बच्चे हो सकता है कि मिक्स कर जाए। साइकिल में कितनी बातें हैं, 7, मगर स्टेजेस कितनी है, 4। स्टेजेस कितनी है, 4, और साइकिल में कितनी बातें हैं, 7। अब आए स्टेजेस की तरफ। पहली स्टेज क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। कहता है ये फोकस करता है ऑन हिस्टोरिकल डाटा टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। इट यूजेस एग्रीगेशन, समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द पास्ट इवेंट्स। चलो आपसे पूछता हूँ, इट फोकसेस ऑन समराइजिंग हिस्टोरिकल डाटा। भाई ये जो हिस्टोरिकल डाटा इसके पास आया होगा, ये साइकिल की कौन सी स्टेज से आया होगा, साइकिल की कौन सी स्टेज से आया होगा, उसका नाम क्या है, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन, ये कहाँ से आया है, डाटा कलेक्शन से आया। आ गया। अच्छा, अब वो उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंड। मगर अंडरस्टैंड वो कब करेगा, जब इसको क्या करेगा, क्लीन कर लेगा। जब क्या कर लेगा, क्लीन कर लेगा। जब इसने क्लीन कर लिया तो अब वो क्या कर रहा है, ग्राफ्स बना रहा है, चार्ट्स बना रहा है, उसको समराइज कर रहा है, उसको एग्रीगेट करके देख रहा है। तीसरे स्टेप का नाम क्या था, डाटा एक्सप्लोरेशन। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, इसमें 3 चीजें हैं, डाटा कलेक्शन,
डाटा क्लीनिंग और डाटा एक्सप्लोरेशन। हाँ जी, याद है ओके, याद है ओके। तो हम बेसिकली करते क्या है, डिस्क्रिप्टिव में हम पुराने डाटा को यूज करते हैं। डाटा कौन सा है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव डाटा। कौन सा है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव डाटा है, पुराना डाटा है, हिस्टोरिकल डाटा, और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट टूल्स लगा के। मीन, मोड, मीडियन, ये सारे कहाँ पे पड़े हुए हैं, स्टैट्स में पड़े हुए हैं, पढ़े थे, रिग्रेशन, डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग। देन ये है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव इज बेसिकली व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, हुआ क्या। सेकंड स्टेप क्या आएगा मेरे पास, डायग्नोस्टिक। सेकंड स्टेप क्या है, डायग्नोस्टिक्स। इसका क्या जवाब होगा, या इसका क्या सवाल है, वाई डिड इट हैपन। ये है हुआ क्या, हुआ क्या। अगला क्या है, कैसे हुआ, नहीं वाई, वाई डिड इट हैपन, क्यों हुआ, क्यों हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि प्यार हुआ, नहीं नहीं अभी नहीं, क्यों हुआ, प्यार हुआ तो क्यों हुआ। आपको सीए से अगर प्यार हुआ तो क्यों हुआ। अच्छा प्यार हुआ, अब क्यों हुआ, पढ़ते हैं। वाई समथिंग हैपेंड, इट यूजेस ड्रिल डाउन एनालिसिस। पर आप जरा गहराई में जाकर देखते हैं, उसको हर कॉन्सेप्ट को सब कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके बीच में क्या रिलेशन थी, और डिटेक्ट करते हैं कि क्या रूट कॉज हैं, क्या ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से मैं इसके चक्कर में फंसा, माजी में ऐसा हुआ क्या था। जैसे एक हॉस्पिटल है, वो इन्वेस्टिगेट करता है कि यार अगर एक पेशेंट बार बार आ रहा है, अपने आप को री एडमिट कर रहा है, तो उसके पीछे क्या मसला है। क्या डॉक्टर्स उसका सही से इलाज नहीं कर पा रहे, क्या दवाइयाँ उसको असर नहीं कर पा रही है, या हम अभी तक ठीक से उसका मर्ज ही पकड़ नहीं पाए। तो डायग्नोस्टिक क्या है, हम उसकी बेसिकली रीजन समझते हैं। डायग्नोस्टिक्स इज रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजंस। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, एक बिरयानी वाला है, वो उसके पास एक डाटा आया, उसमें लिखा हुआ है कि वीकेंड पे उसकी बिरयानी 70 टाइम्स, यानी कि 70% ज़्यादा बिकती है एज कम्पेयर टू वीकडेज। ये डिस्क्रिप्टिव है कि डायग्नोस्टिक्स है, ये डिस्क्रिप्टिव है। अगला सवाल उसका क्या होगा कि ऐसा क्यों होता है, कि वीकेंड में 70% ज़्यादा क्यों बिकती है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, थ्रू डायग्नोस्टिक्स, थ्रू बेसिकली यहाँ पे अब हम उसको क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स बनाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंटिन्यू करेगा, प्लस हम क्या करने जाएंगे, डाटा मॉडलिंग करने जाएंगे कि हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। देन प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्शन का वर्ड कभी सुना, तो उससे निकला है क्या, प्रिडिक्टिव, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पास्ट में आए हुए डाटा, और फिर उससे क्या करेंगे हम लोग, फोरकास्टिंग करेंगे कि हमारा फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है।
जो गलतियां हम लोगों ने पास्ट में की हैं वो हमें क्या फ्यूचर में रिपीट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो टेक्निकली जो डाटा मॉडलिंग है ये आगे कंटिन्यू करेगा यहाँ पे फिर से कंटिन्यू क्या कर रहा है, डाटा मॉडलिंग की टेक्निक्स। किस फेज में आ गए हम लोग, प्रिडिक्शन के फेज में आ गए कि हमारा ये प्रोजेक्ट आगे वायबल होगा कि नहीं होगा। आप लोगों ने एनपीवी पढ़ी, पढ़ी हुई है ना, ये देखना जरा। एनपीवी में कुछ डाटा आपको सवाल में गिवन होता है, वो डाटा कैसे लिया होगा, किसी पुराने बिजनेस से चलता हुआ डाटा लिया होगा, उसको थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया होगा, तो वो कौन सा फेज है, डिस्क्रिप्टिव फेज। उन्होंने आपको पास्ट का डिस्क्रिप्टिव डाटा उठा के दे दिया और अब कहा है कि इसको क्या करो, इसमें से रीजंस को तलाश करो कि पास्ट में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब हम किस स्टेज पे आ गए, डायग्नोस्टिक्स पे आ गए। कहाँ पे आ गए, फिर वो रीज़न जो आपके पास आई कि हमारी सेल्स इतनी है, कैश फ्लो इतना आ रहा है, डिस्काउंट्स हम लोग इतनी देंगे, और क्या क्या होता है एनपीवी में, इनफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ मनी, और डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लगेगा। फिर हमने देखना है कि भाई फ्यूचर में अगर हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं तो हमारी एनपीवी पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। तो फ्यूचर में जाने से पहले हमें आज ये फैसला करना है कि हमने ये प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करना है या नहीं करना, कैरी ऑन करना है या नहीं करना। तो वो कौन सी स्टेज है, स्टेज कौन सी है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। साइकिल का कौन सा फेज यूज हो रहा है, डाटा मॉडलिंग। साइकिल का कौन सा फेज यूज हो रहा है, डाटा मॉडलिंग। उसके बाद का फेज वगैरह मुझे बताएंगे, मॉडलिंग के बाद क्या फेज था, इंटरप्रिटेशन एंड इनसाइट्स। तो जब हमारे पास इसको यूज करते हुए इंटरप्रिटेशन वाली बातें आ जाएंगी, देन वी विल बी एंटरिंग इनटू आवर लास्ट फेज विच इज प्रिस्क्रिप्टिव फेज। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, जो पर्ची लिख के देता है वो क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन होती है। उसका मतलब क्या होता है उस पर्ची का, ये इसका हल है, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है, ये दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर पहले क्या करता है, आपकी पास्ट हिस्ट्री चेक करता है कि आपको ये बीमारी माजी में कब से है। फिर वो देखता है कि ये बीमारी आप में है क्यों, उसका डायग्नोस्टिक्स करता है, उसकी रीजनिंग को तलाश करता है। फिर ये देखता है कि क्या ये बीमारी फ्यूचर में ख़त्म की जा सकती है या नहीं, और उसके मुताबिक आपको क्या देता है, प्रिस्क्रिप्शंस देता है, आपको सोल्यूशन देता है, लिख देते हैं, आपको सोल्यूशन देता है। मगर अल्टीमेटली वो दवाई खानी किसने, पेशेंट ने खानी है। तो वो जो फैसला था कि मुझे ये फैसला करना है या नहीं करना, ये किस पे जाके डिपेंड करेगा, उस पेशेंट पे डिपेंड करेगा। तो डिस्क्रिप्टिव क्या था, व्हाट हैपेंड, डायग्नोस्टिक्स क्या है, व्हाई डिड इट हैपन, प्रेडिक्टिव क्या है, व्हाट विल हैपन, और प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, हाउ डू वी मेक इट हैपन, हम उसको कैसे लेके चलेंगे। तो ये डिसीजन फोकस्ड है। तो बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव में आपकी साइकिल की बिल्कुल आखिरी स्टेज है, कौन सी भला, डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग। और जो इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स हासिल कर रहे हैं वो इन 3 डिफरेंट फेजेस से हासिल कर रहे हैं। पहली फेज कौन सी थी, डिस्क्रिप्टिव, दूसरी कौन सी है, डायग्नोस्टिक्स, तीसरी कौन सी है, प्रेडिक्टिव, और चौथी कौन सी है। किसी भी मुश्किल का इलाज आप इन 4 फेजेस से गुजर के कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं डाटा पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, तो मैं देखूंगा पास्ट में थ्योरी वाले पेपर्स का मेरा क्या ट्रेंड रहा, कितने बच्चे ट्रस्ट करते हैं, कितने बच्चे मज़ीद आ सकते हैं, कितने बच्चे जो हैं वो कमिटेड हैं, लॉयल हैं, और क्या मेरी परफॉर्मेंस रही है थ्योरी वाले पेपर्स में, कितने बच्चे पास होते हैं, कितने मैं टेस्ट लेता हूँ। तो मैं अपना सेल्फ देख रहा हूँ कि माजी में मैंने लॉ के साथ क्या किया, ऑडिट के साथ क्या किया। ये कौन सा फेज है, डिस्क्रिप्टिव फेज। अच्छा, उसके बाद
अब मैं कहाँ पे एंड होने जा रहा हूँ कि मैं अगर ये पेपर पिक करता हूँ तो क्यों पिक करूँ? क्या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम जिंदगी में ऐड हुआ? क्या मेरा कोई पेपर कम हुआ? और अगर मैंने पढ़ाना है तो मैंने कौन से मोड में पढ़ाना? मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं रीजनिंग तलाश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ तो ऐसा क्यों करूँ। तो ये फेज कौन सा है? डायग्नोस्टिक्स। फिर तीसरा फेज, अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूं तो कितने बच्चे आ जाएंगे? क्या कॉलेज फायदे में रहेगा या नहीं रहेगा? सिर्फ कॉलेज का खर्चा तो नहीं होगा। तो ये कौन सा फेज है? मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। सोचने के बाद अल्टीमेटली मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो है जैसे है उसका जिम्मेदार कौन है? अब अगर मैं कॉलेज से कहूँ कि मैं सुबह 8 बजे क्लास नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरी डाटा की क्लास आगे प्लान है, तो मैं सुबह 8 बजे पीआरसी में नहीं आ सकता, तो कॉलेज क्या कहेगा? तो मैं कहाँ पे ये फैसला करना चाहिए था? डायग्नोस्टिक्स में फैसला करना चाहिए। बट वंस तुमने यहाँ पे कमिटमेंट दे दी फ्यूचर को सोचते हुए, तो अब उसके जिम्मेदार कौन है? तुम। अब पूरे सेशन के लिए बाउंड कौन हो गया? टीचर। और उसने आपको पढ़ाना, डेली बेस पे आके पढ़ाना, मंझ मंझ के पढ़ाना, राज्य राज्य के पढ़ाना। तो हर स्टेज के अंदर, हर स्टेज के हर फेज के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? साइकिल का कोई ना कोई हिस्सा, साइकिल का कोई ना कोई फेज। डन? क्या रह गया आगे? सर इसका क्या फायदा होगा? हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी, एफिशिएंसी अच्छी, हमें दूसरों के ऊपर क्या मिलेगा? कंपेटिटिव एडवांटेज। हाँ, एक मसला, ये 3 फायदे हैं, फायदा फायदा फायदा। नुकसान क्या है? अगर डाटा खराब क्वालिटी का हो तो क्या हम सही से प्रिडिक्शन कर पाएंगे, सही से एनालाइज कर पाएंगे? डाटा एक्यूरेट ही नहीं है, फिर क्या करूं? तो चैलेंज ये है कि जो पहला स्टेप था ना डाटा कलेक्शन का, वो अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा है, चलो वो अगर खराब भी था, अगला स्टेप क्या था? क्लीनिंग। अगर आपको पीछे से रॉ मटेरियल खराब आ रहा है तो आप उसको साफ कर दें। उससे अच्छी बात यह है कि आप जो रॉ मटेरियल लेने जा रहे हैं वो लेके ही कौन सा है? जो ऑलरेडी साफ हुआ हो, जो ऑलरेडी साफ हुआ हो। तो उसके ऊपर क्लीनिंग के फेज के अंदर आपकी जो एफर्ट लगेगी वो कम लगेगी। डन? अगले पेज पे है, एक टेबल बना होगा, हेडिंग पढ़े उसको, वही चीजें जो चैप्टर 1 और 4 में पढ़ी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ये आपने रीड कर लेना, इसमें मेरे बताने वाला कुछ नहीं। डन? ज्यादा जिद करेंगे तो मैं इसकी छोटी सी वीडियो बना के भेज दूंगा, और अगर आप जिद करेंगे तो आपसे कहने लगा था कि इनके अलावा ना कोई कोर्स भी दे दें, वो आ गया मैन्युफैक्चरिंग और टैली डाल दे, जो मर्जी ऐड करते जाए इसमें। डन है? टाइम देखेंगे अब, जिस टाइम पे कहा उस टाइम पे फारिग कर दिया, चैप्टर भी पूरा करा दिया। मैं था भी खुद 15 मिनट लेट। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़।